आज के शो में वजारते मंसूबाबंदी में हुर्द-बुर्द के इल्जामात, असल हकाइक क्या? बिना कवायद और ज़वाबित तरक्याती फंड्स का इजरा, इल्जामात की तवील फेरिस्त। वज़ारत मंसूबाबंदी के आला अफसर का अदालत से रुजू, हक़ाइक़ बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। इंतहाई अहम संगीन नौयत का इस वक्त मामला, क्योंकि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर आता है, जिसके मिनिस्टर इस वक्त एहसन इकबाल साहब हैं। बड़ा अहम तरीन मामला इसलिए कि जो रकम इसमें आती है, जो PSDP के जरिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में खर्च होती है या मुख्तलिफ इस वक्त डेवलपमेंट फंडिंग में खर्च होती है, ये रकम इस वक्त यकीनी तौर पर होती तो टैक्स पेयर मनी है। एक एक रुपया टैक्स पेयर मनी होता है। क्या खुर्द-बुर्द के इल्जामात लगना और उनकी तहकीकात होना कितना जरूरी है, ये प्रोग्राम में सवाल इसलिए मैं उठाऊंगा क्योंकि मेरा काम यहां पर बैठकर ना जजमेंट देना है कि कोई करप्शन कर रहा है, ना इल्जामात दिखाकर किसी को डिफेम करना है, लेकिन एक बड़ा संगीन नौयत का इल्जाम है। और यह इल्जाम खुद मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जॉइंट चीफ इकोनॉमिस्ट, जो कि एक मामूली शख्सियत नहीं होती है, आपको बताता चलूं कि एक 21 ग्रेड के अफसर जो कि इस वक्त जॉइंट चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, और वो इकोनॉमिस्ट ऑपरेशंस जो होता है, इकोनॉमिक ऑपरेशंस PSDP प्रोग्राम के, वो उनके मातहत, और 3 और महकमे जैसे PIPS पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी आता है। ये उस शख्सियत की तरफ से, जिनकी आप इस वक्त फोटो देख रहे हैं, डॉक्टर अलीबाद खान साहब, उनकी तरफ से लगते हैं। और ये इल्जाम भी ये नहीं कि वो किसी टीवी शो में या किसी इस वक्त अखबारी नुमाइंदे को बयान में दे देते हैं, ये बाकायदा एक पिटिशन की सूरत में कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदरूनी मामलात क्या हैं, वो बेनकाब कर देते हैं। अब डॉक्टर अलीबाद खान साहब ने जो बातें की हैं वो बड़ी अहम हैं। डॉक्टर अलीबाद खान साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर होने वाले क्या इस पर चशमकुशा इंकशाफात या अंदर क्या होता है वो उन्होंने बताया उस पिटीशन के अंदर। और वो इसलिए बताया, उनका भी मकसद ये नहीं कि किसी को डिफेम करे, वो इसलिए बताया है कि उसके ऊपर नैब या जो कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट है, ऑनरेबल अथॉरिटीज को, एग्जीक्यूटिव को इशू नोटिस किए जाए ताकि मामला आगे बढ़े, और अगर इसमें खुर्द-बुर्द हो रही है, इन दैट केस अगर ये प्रूव हो जाए तो उसको रोका जा सके। मैं सिर्फ आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, एहसन इकबाल साहब की मिनिस्ट्री के बारे में उस पूरी पिटीशन का एक पैराग्राफ रखूंगा, जिसके बाद इस प्रोग्राम में बहुत कुछ दिखाने को, सुनाने को आपके पास होगा मौजूद। और ये जो पहली चीज जो मैं इस वक्त आपके सामने रखूंगा, क्योंकि हमारे पैनल भी होगा जिसमें हम जरूर आगे बढ़ाएंगे इस बात को, जिससे सिर्फ अंदाजा लगाएं कि क्या हो रहा है। क्योंकि इसमें जो रिस्पोंडेंट जिन्होंने इनको सेक्रेटरी प्लानिंग को बनाया है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बनाया इस पिटीशन के अंदर, अलीबाद खान साहब जो इस वक्त जॉइंट चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने कहा रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी जो इस वक्त एडवाइजर हैं इस डेवलपमेंट ग्रुप के, he was successful in his evil designs as he himself became the part of project approval forum, which was a clear case of conflict of interest. He obliges government, अब ये बड़ा अहम बात है, he obliges government by playing with public money for their potential management of M&As through giving them billions of development funds. These funds are being provided by respondent number 2 through reappropriation and supplementary grants without the prior approval of parliament, without any approval of parliament. अब ये बड़ा संगीन इल्जाम है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के जरिए M&As को जो फंड दिया जाता है वो एक ऐसे शख्स के जरिए दिया जाता है जो इलीगली अपॉइंटेड है, अकॉर्डिंग टू अलीबाद खान साहब। इन्होंने इल्जाम लगाया कोर्ट में कि तहकीकात की जाए, और मैं सिर्फ इस फोरम से ही कहूंगा जी कि क्योंकि बड़ा संगीन मामला है, ये मामला डेवलपमेंट फंड्स को जो M&As को मिलता है उसका है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में आखिर हो क्या रहा है, एहसन इकबाल साहब के मातहत क्या हो रहा है, बहुत संगीन सवालात हैं। क्या उनकी मिनिस्ट्री के अपने चीफ इकोनॉमिस्ट के लगाए गए इल्जामात, उनमें कितनी हकीकत है, क्या उस पर नैब को तहकीकात करनी चाहिए, क्या उस पर कोर्ट आगे मामला किस तरह बढ़ेंगे, बड़े अहम सवालात हैं। आज के प्रोग्राम में हम जो है इस वक्त आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मेरे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं, डायरेक्टर नैब कराची आप साबिक रह चुके हैं। उनके साथ जनाब हमारे साथ बैरिस्टर मसरूर साहब मौजूद होंगे इस्लामाबाद स्टूडियोज में, माहिर कानून है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। राजा आमिर अब्बास साहब साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का शख्सियत का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। राय साहब आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि इसमें प्ली ली गई है, इसमें कहा गया जी कि नैब जो है वो इस पर एक्शन ले। आपके नज़दीक क्या इस पर नैब को एक्शन लेना चाहिए? जिस तरह का इन्होंने इल्जामात और जिस तरह इंकशाफात इन्होंने किए, कितने संगीन नौयत के इल्जामात हैं?
सफियान, पहले तो ये बताइए कि नैब के एक्शन से पहले जो मिनिस्टर हैं या सेक्रेटरी हैं जी, उन्होंने ये डॉक्टर अली साहब को अभी तक एक्शन नहीं लिया, इनको अभी तक नौकरी पे कैसे रखा हुआ? मैं तो हैरान हूं कि इस शख्स ने अपनी नौकरी खतरे में डाल के ये तमाम फैक्ट्स आगे लेके आया है। अब ये जो फैक्ट्स आए हैं, अब आप इन फैक्ट्स की नवीयत देखिए कि ये क्या क्या कह रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आ रही है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जिस अदालत में इन्होंने पिटीशन लगाई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां के अपने सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जब कोई शख्स रिटायर हो जाता है तो आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रख सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। इसी अदालत में कुछ माह पहले बेशुमार लोगों को ऐसे फारिग कर दिया था, इवन जो रजिस्ट्रार थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे थे, रिटायरमेंट के बाद उन्हें भी फारिग कर दिया गया। और ऐसी लॉ की मौजूदगी में मैं हैरान हूं कि कैसे एक 70 साल शख्स को आपने रखा हुआ है MP3 के स्केल में, और उसके मेरे ख्याल में अप्रूवल भी नहीं है। और ये जो MP स्केल होता है, ये MP किसको रखते हैं? ये उन लोगों को रखते हैं कि जो बहुत टेक्निकल लोग होते हैं, जो किसी डिपार्टमेंट में आपको मिल नहीं सकते, आप मार्केट से उठा लेते हैं कि जी हमें ये बंदे चाहिए। लेकिन आप ही के महकमे का एक शख्स जब रिटायर हो जाता है तो आप उसको चूंकि एक्सटेंशन नहीं दे सकते, तो आपने इनडायरेक्टली वो काम किया, उसको ले आए कि जी आप इस सीट पे बैठो। अब इस सीट पे उन्होंने अगर एक 70 साल शख्स को बिठाया हुआ है, मुख्तलिफ उसको एक्सटेंशंस दी हैं, तो बिला वजह तो नहीं दी होंगी। इसी से उनकी मेल ऑफ आईडी नजर आ रही होगी कि इस शख्स को बिठाने का मकसद ये होगा कि ये इसने साइन करना है जो आपने कहना है। जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की आपने बात की, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए अप्रूवल मस्ट होती है पार्लियामेंट की, और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए आपने ना कोई इनके पास बना होगा कि जी ये कोई स्कीम है या उसका ये ब्लूप्रिंट है या किधर जाना है। ये वही सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं जो हम देखते हैं कि जब कोई बिल पास कराना होता है तो अरबों की मद में MNAs को दे दिए जाते हैं। तो इसमें इन्होंने हाई कोर्ट में तो लगाया है, तो साथ ही इनको चाहिए था कि ये एक इस पिटीशन का ये जितना सब कुछ है ये चेयरमैन नैब को भी दे दें और नैब भी इस पे एक्टिवेट हो जाए, ताकि अब ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो इन्होंने चैलेंज किया। जी, आप इन्होंने इस्लामाबाद, लेकिन इन्होंने जो लिखा है ना, मैं ये इन्होंने लिखा है इंपॉर्टेंटली, इट इज ऑल्सो, जो इनकी प्रेयर है उसमें इन्होंने लिखा है कि इट इज ऑल्सो prayed that a criminal case of corruption, nepotism, embezzlement of public money and misuse of power and authority be ordered to the National Accountability Bureau against Respondent 2 and Respondent 4 in the larger interest of justice and safeguard of public money। तो इन्होंने प्ली ये लिया कि नैब को ऑर्डर किया जाए कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसमें। हाँ, इन्होंने प्ली तो ये ले ली। ये मैं ख्याल तब की इन्होंने पिटीशन डाली होगी जब वो चौधरी कमर जमान था नैब का चेयरमैन। अब नैब के चेयरमैन दूसरे आ गए हैं, इनको चाहिए कि इस पिटीशनों में तो काफी वक्त लग जाता है अदालतों में, ये डायरेक्टली इसकी एक कॉपी बनाए और एक लेटर बना के चेयरमैन नैब को भिजवाएं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि वो इस पे डायरेक्टली एक्शन लेंगे कि ये PND में, क्योंकि इसमें सफियान एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की ये जो मिनिस्ट्री है, हमारा ये जो CPEC चल रहा है और जो ये CPEC की तमाम जो चीजें हो रही हैं, टेंडर्स हो रहे हैं, रोड्स हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये सारा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में कंट्रोल हो रहा है। तो वहां पे अगर गड़बड़ की इजाजत दे दी गई और वहां पे अगर एक चेक नहीं रखा तो हमें लगता है कि ये तमाम चीजें CPEC को इससे काफी नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा चलिए सर, मैं अब इसमें आपने जो बात की अभी दीगर पैनल्स की तरफ आते हैं, लेकिन आपने पिटीशन देखी है अभी, तो मैं अब आपको इस तरफ लेके चलते हैं अगर तैयार है, क्योंकि हमारी कुछ देर कबल बात हुई है इनसे और डॉक्टर अलीबाद खान साहब से गुफ्तगू हुई है इस प्रोग्राम में, और हमने उनसे यानी उनके कंसेंट से हमने कहा जी कि आप हमें बात करना चाहते हैं इस बारे में, तो उन्होंने बताया जी कि मैं बात करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये मामला मीडिया में आए, या फिर वो चाहते थे जो उन्होंने बात की और उनके कंसेंट से। तो वो गुफ्तगू हमारी हुई है कुछ देर कबल मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के हवाले से कि अंदर क्या हो रहा है। ये बड़ी अहम साउंड बाइट होगी और हम चाहते हैं कि इस पर अथॉरिटीज नोटिस लें, क्योंकि ये जो हो रहा है ये बहुत बड़ा हजम है। इसका उन्होंने हजम भी बता दिया कि उनके नजदीक कितना है इस मामले का। तो अलीबाद खान साहब जो चीफ इकोनॉमिस्ट, जॉइंट चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, 21 ग्रेड के अफसर हैं, उनकी खुद जबानी जो कुछ देर कबल उन्होंने फरमाया, जरा सुने क्या कहा उन्होंने। देख ले, मैं जॉइंट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑपरेशन जून 2015 से इधर काम कर रहा हूं, और ये है कि एक इलीगल बंदा जिसको सो कॉल्ड एडवाइजर डेवलपमेंट बजट कह सकते हैं और किसी प्रोजेक्ट का एम्प्लॉय है, और पता नहीं प्रोजेक्ट का एम्प्लॉय भी है या नहीं है, वो मतलब है कि पूरे PIP सेक्शन के 3 सेक्शन मेरे अंडर है, PIA सेक्शन, PIP सेक्शन और इकोनॉमिक अप्रेजल सेक्शन। ये PIP सेक्शन के काम में वो मुदाखलत कर रहा है। ये खुद ये ऑपरेशन रहे थे, उस वक्त वो यही काम कर रहे थे, मतलब कि किसी को चीफ को तो आने नहीं देते थे। और अभी 2008 की रिटायरमेंट के बाद
अभी 2017 जा रहा है तो वो हर गवर्नमेंट के साथ फिट है। नहीं, मेरे अक्सर इकबाल साहब के साथ मीटिंग नहीं हो गई है क्योंकि वो तो प्लानिंग का मेरे तरफ आदमी को तो कोई समझता नहीं है। आला सतह पर लोग इसमें मुलविस है। ये हर साल चल रहा है लेकिन इस दफा बहुत ज्यादा है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, वरना मैं बहुत कुछ कह सकता था। वजह ये है कि स्पेशल फेडरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमने ब्लॉक के लोकेशन में 40 बिलियन रखे थे, एनर्जी फॉर ऑल में 12.5 बिलियन रखे थे और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल में 12.5 रखे थे। तो ये टोटल हो गए 54 बिलियन। अभी तक तो ये मतलब कि इसमें कुछ पैसे रहते हैं लेकिन मतलब कि वो सही तरीके से जो मैकेनिज्म है उसके मुताबिक इस्तेमाल नहीं हो रहा है। 54 बिलियन आपने सुना है फिगर, और ये एहसन इकबाल साहब की मिनिस्ट्री की बात हो रही है, जो मिनिस्ट्री के खुद जॉइंट चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट ऑपरेशंस के, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। सरकारी अफसर हैं, ज्यादा नहीं कर सके, लेकिन इन्होंने ये कहा जी कि आला सतह पर इसमें लोग मुलविस हैं, शख्सियात मुलविस हो सकती हैं। बड़ा अहम मामला है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। बेनकाब में बहुत कुछ है दिखाने को, सुनाने को, बताने को। इस ब्रेक के बाद मैं वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं और ये तमाम मामला जो हैं इनका ताल्लुक अगर एम्बेजलमेंट हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में, देन यानी इसकी तहकीकात होनी चाहिए। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर किसी पे इल्जाम लगाना नहीं। इल्जामात खुद मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल ने, यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल ने, 21 ग्रेड के अफसर ने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, अभी आपने उनकी आवाज भी सुनी है जो उनकी तरफ से कहा गया। उनकी पिटिशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसमें वो नैब से कह रहे हैं कि नैब तहकीकात करे इस करप्शन पर जो वहां पर हो रही है, फंड्स की एम्बेजलमेंट या पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो हो रहा है इस पर हम, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है अभी प्रोग्राम में कि वो सरकारी अफसर हैं इसलिए उनकी लिमिट्स है। तो मैं भी यही गुजारिश है कि इनको कवर दिया जाए। अगर इन्होंने ये हिम्मत की है कि यहां आकर उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, तो उनके साथ उनको प्रोटेक्शन या जो भी है वो सही है या गलत है वो बात अलग है, वो होनी चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इन्होंने क्योंकि ये लिखा है इस पिटीशन में भी कि द पिटिशनर सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू द रिस्पोंडेंट नंबर 4 एंड द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर एंड हेड ऑफ डिवीजन and requested to take appropriate action to set the things, stop wrongdoing and safeguard and ensure safeguards public money from wastage, and has been failed to take, the respondent has been failed to take appropriate action and is delaying action on my application and is giving illegal and undue support and protection to respondent number 2 and avoiding the appropriate action under political influence। तो सियासी प्रेशर तो होते हैं इस पर, तो मिनिस्ट्री में है ये और बोल रहे हैं तो बड़ी बात है। हारिस नवाज साहब, आपसे पहले जानना चाहूंगा, मसूद शाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सर। ये जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने हिम्मत किया कि वो बोल रहे हैं इस पर, टीवी पे उन्होंने बात कर दी है, उन्होंने साथ साथ पिटीशन कर दी है, क्या होना चाहिए इसके ऊपर अब आगे? देखें, सबसे पहले तो होना ये चाहिए कि हाई कोर्ट को एक ऑर्डर पास करना चाहिए कि ही शुड बी टोटली प्रोटेक्टेड जी। हमें पाकिस्तान में ऐसे बहुत कम ऑफिसर्स हैं हु स्टैंड अगेंस्ट करप्शन और दे हैव अ करेज ऑफ कन्विक्शन, और वो जाके ऐसी बात करते हैं। नंबर 2 बात है कि ये बहुत बड़ी इरेगुलरिटी है। एक वो एहसन इकबाल साहब जो अपने को बड़ा इंटेलेक्चुअल कहते हैं, ऑनेस्ट कहते हैं, और ये उनके मिनिस्ट्री है जहाँ पर एक रिटायर्ड ऑफिसर को 70 साल की उम्र में उस जगह लगाया हुआ है जहाँ का वो इनकी मर्जी के मुताबिक वो पैसा जो है वो डॉल आउट कर सकता है और उसको मिसअप्रोप्रिएट भी कर सकता है। ये मकसद है। जब आप किसी को इलीगल लगाते हैं, आउट ऑफ द वे लगाते हैं, तो देन ही इज अंडर ऑब्लिगेशन, और ये करप्शन की ब्रीडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है और इसलिए इनको लगाया गया है। बात यह कि आई विश कि यहाँ पर जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद वो या नैब, जो कि बेसिकली नैब शुड टेक ऑन दिस केस, कि पिछले कम से कम सब छोड़ दें तो ये 2 साल में कितना पैसा प्लानिंग एंड डोमेन में आया और उसके बाद ये पैसा कहाँ डॉल आउट हुआ, किधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैसे ये पैसा जो है ये MNREGA डेवलपमेंट फंड में दिया गया, सप्लीमेंट्री ग्रांट में दिया गया, विदाउट अप्रूवल दिया गया, और इसकी अकाउंटिंग क्या है। वो पैसा जो MNREGA को दिया जाता है इट इज ऑफिशियल ब्राइब, सिर्फ इसलिए कि जब हुकूमत डोल रही होती है, हिल रही होती है, तो ये पैसा उनको दे दिया जाता है जाके वो फिर MNREGA को छोड़ के ना जाएं और वो करप्शन करें। बेसिकली दिस मनी इज हार्ड एंड मनी ऑफ टैक्स पेयर्स ऑफ पाकिस्तान, इट हैज़ टू बी अकाउंटेड फॉर। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट जो एक और बहुत अच्छी बात है वो ये है कि ये देखा जाए कि ये कहाँ खर्च हुआ है।
हम कहते हैं अमेरिका के $300 मिलियन के लिए हम लोग कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कहाँ अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। IMF वर्ल्ड बैंक की कंडीशन को मांगते हैं जो हमारे पाकिस्तान की कौमी मफादात के ख़िलाफ़ होती हैं, और ये मनी पैसा इस तरीके से लूटा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान में कम से कम 3,000 अरब $30 बिलियन पाकिस्तान में एक साल में पैसा ये करप्शन की नज़र होता है, चोरी होता है, जिसमें FBR है, ब्यूरोक्रेसी है, फिर उसके बाद आपका जितना ये आपके स्टेट कॉर्पोरेशन में चला जाता है। सही। ये चीज़ें अगर हम रोक लें तो हमें किसी से पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी ब्लैक शिप्स हैं जो मुल्क के अंदर हैं, जो मुल्क को खोखला कर रहे हैं, और अवाम की जो मेहनत का पैसा है और उनका खून चूस के ये मुल्क से बाहर लेके जाते हैं। इन सब का एहतसाब होना चाहिए। आई विश के इसके लिए कोई ना कोई बहुत ही अहम, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्शन ले, या चेयरमैन नैब, आई एम श्योर के इज डूइंग एक्सीलेंट वर्क, वो इसको स्टैंड लें, इसके ऊपर लें अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ताकि इसको पता चले, इसको पब्लिसाइज किया जाए और इनके करतूत काले जो है सबको पता चले। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसमें रिस्पोंडेंट में एहसन इकबाल साहब को नहीं इन्होंने बनाया, इन्होंने यानी जो वर्सेस है ये केस प्राइम मिनिस्टर का नाम है, सेक्रेटरी प्लानिंग का नाम है, जो इस पर शख्सियत एडवाइजर है आसिफ शेख साहब उनका नाम है, एहसन इकबाल साहब इसमें नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री तो एहसन इकबाल साहब मिनिस्ट्री। लेकिन ये मसरूर साहब, क्योंकि ये आपके नजदीक ये मामला कितना संगीन है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा बताया जा रहा है कि ये सारे फंड्स, और अभी हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा 54 अरब रुपए इनको लगता है ऐसे हैं, 54 इन्होंने बिलियन एग्जैक्ट फिगर दी है कि जो इनके नजदीक अप्रोप्रिएटली खर्च नहीं हुए PSDP के, उसमें उन्होंने डिपार्टमेंट्स भी गिनवा दिए कि कहां कहां वो एलोकेशन जो है वो सारी हुई हैं। अब उसमें वो कहते हैं कितना सही हुआ है कितना नहीं हुआ है ये नहीं, लेकिन ज्यादातर उन्हें लगता है कि उसमें सही नहीं हुआ है, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हमें कहा अभी। तो कितना संगीन ये इस वक्त इल्जाम है, इसकी क्या आपको नहीं लगता फौरी तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, जो बातें पिटिशन में हुई और आपके भी प्रोग्राम में बताई, ये तो प्राइमा फेसी सीधा सीधा सेक्शन 9 नैब का केस बनता है, लेकिन मैं इसको नैब के केस से भी बियॉन्ड देख रहा हूँ। सैफान, हमें ये याद रखना चाहिए कि P&D प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है, ये बेसिकली फोकल पर्सन है या जो जिम्मेदार मिनिस्ट्री है CPEC के तमाम मंसूबों के लिए। और अगर जो मिनिस्ट्री CPEC के मंसूबों को देख रही है, उसके फाइनेंसेस, उसकी प्लानिंग, उसकी डेवलपमेंट से जिसका कंसर्न है, अगर उधर करप्शन की बातें सुनने में आएंगी, उधर अगर फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट की बातें आएंगी, उसके मिनिस्टर के ऊपर उंगलियां उठेंगी, तो ये हमारा जो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है CPEC, चाइना ने पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक गेम चेंजर लेके आया है और बड़ा ट्रस्ट कर रहा है पाकिस्तान। जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है चाइना की, ये पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर और हमारे जो मुल्क है उसके ऊपर बहुत बड़ा ट्रस्ट करके वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि P&D की मिनिस्ट्री में तो जरा बराबर गुंजाइश ना हो, करप्शन होना तो दूर की बात, करप्शन की बात भी ना हो, करप्शन की परछाई भी ना पड़े, ताकि हमारा ट्रस्ट डेवलप हो। आज चाइना के साथ CPEC में शफाफ मामले होंगे, कल और दुनिया भी आके इन्वेस्ट करेगी। तो इंटरनली तो हमारे सेक्शन 9 नैब ऑर्डिनेंस है, इमीडिएटली इस पे नैब को एक्शन लेना चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर इसमें आता है, चाहे उसमें मिनिस्टर सेक्रेटरी आता है। और जिम्मेदारी जो है वो गालिबन सेक्रेटरी को इसलिए करते हैं हमेशा कि टेक्निकली मिनिस्ट्री का हेड मिनिस्टर नहीं होता, सेक्रेटरी होता है। ये आजम होती केस में भी हाई कोर्ट में होल्ड किया हुआ था जब वो मोटरवे के कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे थे। तो सेक्रेटरी चूंकि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है, जिम्मेदारी अल्टीमेटली उसकी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें मिनिस्टर की भी जवाब तलबी हो, सेक्रेटरी की भी जवाब तलबी हो, ताकि अगर कोई शक की गुंजाइश भी है उसको भी हम रफा कर दें इस मामले में, और अगर कोई गिल्टी है तो वो इंसाफ के कटहरे से बच ना पाए। अच्छा सर, ये जो क्योंकि हमने बताया कि क्या उनको प्रेशर्स हो सकते हैं, अभी जिन्होंने ये बात उठाई है वो, और इस पर एक्शन क्या होना चाहिए। राय साहब, मुझे बेका कहा जा रहा है, इसके बाद आपकी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन आफ्टर दिस वेरी कुछ अहम मामलात और कुछ अहम चीजें, और ये 54 बिलियन की फिगर उन्होंने कोट की है, जो इस वक्त खुद जॉइंट चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इस वक्त प्लानिंग डेवलपमेंट में, वो कहते हैं कि 54 बिलियन तक की अमाउंट हो सकती है। दिस इज वेरी ह्यूज, और ये इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए बेनकाब से, यही मुतालबा है इस वक्त, हम यही प्लेटफॉर्म से रेस कर रहे हैं। और एहसन इकबाल साहब बड़े वजीर हैं, अब तो इंटीरियर के भी हैं, तो हमारे लिए कोशिश है कि उनको आ सकते थे, लेकिन हमारा फोन ही नहीं उठाए, कहाँ उठाएंगे जी, बड़े लोग हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में हम इस तरह के मेजरमेंट, उस तरह के मामलात को आपके सामने रखते हैं। और ये पिटिशनर क्योंकि इस पर एक सरकारी अफसर है, इन्होंने प्रोग्राम में खुद भी बोला, जब आप सुन रहे थे इनकी गुफ्तगू, और उन्होंने खुद अपने बीपर पे जब आए तो उन्होंने बोला जी कि मैं सरकारी अफसर हूँ, ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन ये सब मैं बता सकता हूँ जो मैंने आपको बताया। पिटिशन में इन्होंने खुद भी ये बात लिखी है कि दैट द पिटिशनर दैट इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 4 हैज अनलॉफुली ऑर्डर्ड एंड फोर्स्ड द पिटिशनर टू बी साइलेंट, यानी खामोश हो जाओ, टू कंटिन्यू द अबव मेंशन इलीगल एंड अनलॉफुल arrangements practiced to support the favor respondent number 2 through his senior private secretary in response to the petitioner circular। यानी खामोशी का इनको कहा गया कि आप खामोश रहें, लेकिन आज ये इन्होंने जो बोला है इस पर तो हमें भी खदशा है कि इनके लिए अपने लिए खतरनाक हो जाए। ये बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आए, उन्होंने बात की है, तो इनके लिए अपने लिए खतरनाक कितनी हो सकती है कि मीडिया पे आके इन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में क्या हो रहा है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी शहबाज राणा मौजूद है। आप इस पर ये स्टोरी आपने कवर भी की है, ट्रिब्यून में आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस पर ऑन कॉल। राजा, पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बात है कि प्रेशर वाली बात, साहब ये कितनी सिग्निफिकेंट है? एक सरकारी अफसर वो बता रहे हैं, उन्होंने तो ये तक बताया कि 54 बिलियन उनको लगता है अमाउंट है, हिज केस इज ऑलरेडी इन द कोर्ट। आपको लगता है कि अब इस पर एक्शन होगा या इनके खिलाफ एक्शन ना हो जाएगा? कहीं आपने पहले बोला भी था ये बात, राजा साहब। मैंने तो शुरू ही इससे किया था जी। तो इसमें एक बड़ा आसान तरीका है कि इनको चाहिए कि इनकी जो पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी है उसके साथ एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन दें कि टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ दिस पिटीशन नो कोअर्सिव मेजर शुड बी टेकन अगेंस्ट द पिटीशनर। ये हम तकरीबन हर केस में ऐसे केस में करते हैं कि अदालत से एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लेते हैं कि इसके खिलाफ कोई कोअर्सिव ऑर्डर या कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, तो तब इनको मुकम्मल तौर पे सेफ्टी भी मिल जाएगी और ये खुल के अपना मुद्दा भी बयान कर सकेंगे। अदरवाइज प्रेशर्स तो होते हैं, प्रेशर्स ऐसे होते हैं कि हमने बहुत से केसेस में देखे, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे देखे कि DGFIA को उठा के चेंज कर दिया जाता था, डायरेक्टर्स को हटा दिया जाता था, अपने मनपसंद लोगों को लेके आते हैं। ये चीजें तो रूटीन की हैं, लेकिन वंस ही हैज एंटर्ड द एरिना तो इन चीजों से इनको घबराना नहीं चाहिए। कोई इनको नुकसान नहीं होगा, कोई इनकी नौकरी इस तरीके से जा नहीं सकती कहीं भी। इसमें सैफान मैं भी एक ऐड करता चलूं, अगर आप इजाजत दे दें। छोटी सी बात बोले। देखें, इसमें मिसाल भी मौजूद है। रिसेंटली जो JIT के मेंबरान थे उनकी भी जॉब प्रोटेक्शन, इवन जो नैब के ऑफिसर थे मंगी साहब, उसके बारे में खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई इनको छेड़ेगा नहीं क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये। तो ऐसी प्रेसिडेंट भी मौजूद है कि जब दौराने केस या दौरान कोई सरकारी काम जो कर रहे हैं जहाँ पे उनकी जॉब को खतरा हो सकता है तो कोर्ट प्रोटेक्ट कर देती है। अच्छा शहबाज, आपकी तरफ आते हुए सर, ये शहबाज आपकी नजर में, क्योंकि ये हो रहा कब से था, 7 साल, एक आपने कभी देखा है इतने कवरेज करते हुए कि ये 70 साल, मार्च 2018 में 70 साल उम्र हो जाएगी इस पर जो एडवाइजर प्लानिंग है, ये होता है प्रेसिडेंट कहीं आपको किसी इदारे में? और जो हियरिंग्स हुई इस केस की, आपको लगता है कि कितना अनप्रेसिडेंट है कि 70 ईयर्स ऑफ एज और ये शख्स अगर बैठे हुए हैं, तो क्या जो इल्जामात है उनमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं? आपको क्या लगता है इस बारे में शहबाज? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस पे बात करने का मौका दिया। देखिए, हमारे निज़ाम की ये बदकिस्मती है कि हम सिस्टम्स को मजबूत करने की बजाय हमारे जो अपने पसंदीदा लोग होते हैं, जो हमारे कहने पे कुछ भी करने को तैयार हो जाए, हम उनको प्रमोट करते हैं। मैं चूंकि पिछले 12 साल से प्लानिंग मिनिस्ट्री को कवर कर रहा हूँ और मैं शेख साहब को जब से कैरियर में आया हूँ उनको मैं देख रहा हूँ। अदरवाइज ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, बट उन्होंने अपनी इनिंग खेली 2008 तक, और जो सिस्टम के अंदर आपको इजाजत होती है रूल्स में कि आप किस हद तक एक गवर्नमेंट जो सरकार की नौकरी है वो कर सकते हैं, वो सारी वो चीजें अवेल कर चुके हैं जी। किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल है या परमानेंट है, उसकी जो मैक्सिमम एज है वो 65 ईयर है। इसमें जो एक्सेप्शन होती है वो बैंक्स की होती है, वो बैंक्स के जो सदूर होते हैं वो 70 साल तक की एज तक रह सकते हैं, इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है। इनके केस में जो चीज एक मुनफरद है कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, उन्होंने इनकी एक्सटेंशन जो आखिरी दी थी वो 2010 में दी थी। वो गालिबन 2012 या 2013 में खत्म हो गई, और जब उन्होंने इनकी आखिरी एक्सटेंशन दी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त के थे, तो उन्होंने इनकी फाइल पे लिखा था कि प्लानिंग मिनिस्ट्री जो है वो सिस्टम्स को डेवलप करे और लोगों को ग्रूम करे जो आसिफ शेख को जो रिप्लेस कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि बजाय इन्होंने लोगों को ग्रूम करते, ये एक ऊपर सिस्टम के आके बैठ के और जो रेगुलर फंक्शनिंग होती है मिनिस्ट्री की उसको इन्होंने सीवियरली अफेक्ट किया, जिसकी वजह से अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है किसी भी इदारे में किसी विंग की, वो कंप्रोमाइज हो चुकी है। वो सारी मेमोरी इनके लैपटॉप तक या इनके जो ऑफिस है उस तक महदूद हो गई है। अब
ऑफिसर जो है उनकी रेगुलर ना सिर्फ उनकी वर्किंग अफेक्ट हो रही है, उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में गए हुए हैं, जो कि उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सही। अब हम जैसा कि इस मुल्क में होता है कि जो लोग इस तरह की मूव करते हैं, बोल्ड स्टेप लेते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट आल दो कि उन्होंने कोर्ट से ये प्ली ली हुई है कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, आज भी जो ऑफिसर इस कोर्ट में गए हुए हैं उनको काम करने में उनको रुकावटें डाली जा रही हैं। और मैंने इस तरह की जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है वो मैंने खुद देखी है, जहां पे उनको इस चीज पे मजबूर किया जा रहा है कि एक कंसल्टेंट जो आसिफ शेख साहब, उनका जो है, मैं उनका जाती तौर पर बड़ा एहतराम करता हूँ, उनके नीचे एक ग्रेड 21 के ऑफिसर को मजबूर किया जा रहा है काम करे, जबकि अगर हम उसका मान भी लें कि उसकी जो पोस्टिंग है वो लीगल है, तो उसके वो इक्वलेंस ग्रेड 20 की होती है। अच्छा। अब जो ज्वाइंट चीफ इकोनॉमिस्ट है, जो ग्रेड 21 की रेगुलर पोस्ट है इकोनॉमिस्ट ग्रुप की, उसके बंदे को मजबूर किया जा रहा है कि एक कंसल्टेंट जो ग्रेड 20 का, उसके नीचे आप काम करो। तो मैंने तो ऐसी बहुत रेयर एग्जांपल्स देखी हैं कि जहां पे एक जूनियर को बॉस बना दिया जाता है और सीनियर को कहा जाता है कि तुम इसको रिपोर्ट करो। तो इस तरह की जो चीजें हो रही है, जो गुड गवर्नेंस होती है, ये उसके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होती है। फिर ये एक बहुत ही नाजुक जगह है जो है प्लानिंग मिनिस्ट्री। इनके पास 10 खरब रुपए का इनके पास जो डेवलपमेंट बजट होता है, जिसको ये देख रहे होते हैं, वहाँ पे जातियात और पसंद और नापसंद की वजह से जो उसका नुकसान है, ना सिर्फ मुल्क की मैशियत को हो सकता है, बल्कि जो टैक्स पेयर का पैसा है वो भी जाया होने का खर्चा होता है। सही कह रहे हैं शहबाज, 10 खरब रुपए आप बता रहे हैं, अमाउंट बहुत सिग्निफिकेंट है। और जिस तरह मैंने प्लानिंग मिनिस्ट्री का हमने कोशिश की थी, लेकिन अगर वो है तो दिस प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल। मैंने आपकी स्टोरी में पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि ये हारिस साहब आपसे पूछ रहा हूं कि प्लानिंग मिनिस्ट्री ने सिर्फ ये कहा जी इस पे कि नहीं, इस तरह नहीं होता, प्रोविंसेस को, मिनिस्ट्रीज को ये फंड जो है किसी एमएनए को डायरेक्ट नहीं दिए जाते, थ्रू द प्रोविंसेस होता है और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो इसलिए जो इनकी बात है वो गलत है, जो ये डॉक्टर अलीबाद खान साहब कह रहे हैं। ये दिस वाज द स्पोक्समैन जो शहबाज की स्टोरी में भी लिखा हुआ था, जिन्होंने कहा था। तो ये, और हम भी कोशिश करेंगे कि वी कैन टेक हिम ऑन एयर, लेकिन ये हारिस साहब काफी ये कह देना, या इस पर आपको लगता नहीं है कि जो 10 खरब रुपए या 54 अरब वो खुद बोल रहे हैं अलीबाद खान साहब, तो इस पर तो इंक्वायरी बैठनी चाहिए नैब की? आपको नहीं लगता कि दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट मैटर और बड़ा ह्यूज इसका अमाउंट है? देखें, सबसे बड़ा मैलाफाइड ये होता है कि जब एक ऑफिसर रिटायर हो रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एज लिमिट जी, तो आपका काम है ये जो भी वहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स हैं कि ग्रूमिंग करें, उसके साथ 2 साल पहले किसी को लगा दें ताकि व्हेन ही रिटायर्स अदर पर्सन रेडी टू टेक ऑन द पोजीशन। ये बाय डिज़ाइन किया जाता है, किसी को इंडिस्पेंसिबल कर देते हैं। लेट मी टेल यू दैट ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल्स। तो ये कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है, ये कोई टेक्निकल जॉब नहीं होती है, सबको आता है। जो नीचे सबऑर्डिनेट्स होते हैं सब ट्रेंड हुए होते हैं। और फिर इतना पैसा जो है ये अकाउंट फॉर होना चाहिए, पब्लिक मनी है, पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा है। कैसे डॉल आउट हुआ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्या क्राइटेरिया था, और यही सबसे बड़ी करप्शन है जो हर साल एमएनए एमपीओ को डेवलपमेंट फंड दिए जाते हैं। 1000 अरब रुपया एज ए डेवलपमेंट फंड होता है प्लानिंग एंड डिपार्टमेंट में। ये पैसा वो होता है जो इन लोगों को दिया जाता है और जिसकी वजह से आप इनको ब्राइब करके इनको अपनी मर्जी के आप फिर उनसे डिसीजन लेते हैं पार्लियामेंट के अंदर। दिस हैज़ टू बी टर्न ऑफ। और इसके लिए हम यही जो बात करते हैं, इलेक्शन कर देना बहुत आसान काम है। जी जनरल इलेक्शन हो गए, एक चोर जाता है दूसरा चोर आ जाता है। तो यू हैव टू कट शॉर्ट। ये सिस्टम आपने करने, ये पिटफॉल को ख़त्म करना है कि आइंदा के लिए एटलीस्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म में ऐसे लोग नहीं आए, सिस्टम ऐसे बनाएं कि कम अज़ कम ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि ऐसे लोग मत आए, और फिर जो भी लोग आए वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के कौमी मफादात के लिए काम करें। और इसको अब मौका है कि इसको यहाँ पे पकड़ा जाए। जैसे सबके खिलाफ पनामा लीक्स में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ हो रहा है, इसहाक डार जो सबसे बड़े मनी मेकिंग मशीन थे वो पकड़े गए हैं। उसके बाद अब इनके खिलाफ तौहीन अदालत के केसेस चल रहे हैं कुछ महीने से खिलाफ। इसी तरह अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे इकबाल साहब के खिलाफ आप कह रहे हैं? एब्सोल्युटली, अच्छा, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री। ये और सबसे बड़ी देखिए ना, 2 अहम मिनिस्ट्री को दी हुई हैं। एक प्लानिंग डिवीजन, ये डेवलपमेंट एंड प्लानिंग जो कि सीपैक को लिंक कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट। सो फोकस एक मिनिस्टर का सिर्फ इधर होना चाहिए था, और साथ इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको दे दी गई है। मसूद साहब, डू यू एग्री विद दिस कि ये मामला जो है वो, क्योंकि पिटीशन में तो ही इज नॉट रिस्पोंडेड, अब उसमें तो सेक्रेटरी प्लानिंग है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और इसके अलावा दीगर जो आसिफ शेख हैं वो हैं, जिनकी जिक्र हुआ अभी शहबाज ने डिटेल बताया भी है। तो मसूद साहब, क्या आप समझते हैं कि ये एहसन इकबाल साहब से शुरू होना चाहिए मामला, अगर हो तो? ही इज रिस्पांसिबल, हु इज द डिसीजन मेकर। देखें, जो तरीका वारदात होता है नॉर्मली
वो ये होता है कि मिनिस्टर के साइन कहीं होते नहीं, अक्सर नैब के केसेस हम देखते रहते हैं, डिसीजन मेकर ये हमेशा सेक्रेटरी के थ्रू, क्योंकि जिस तरह हाँ बिल्कुल, वो अगर सेक्रेटरी को पकड़ेंगे और सेक्रेटरी फिर अपने बयान में बताया कि भी उसके ऊपर मिनिस्टर का प्रेशर था या मिनिस्टर्स के अहकामात, अक्सर जुबानी अहकामात ही होते हैं, क्योंकि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वगैरह वो सेक्रेटरी ही होते हैं, और ऐसे जो फंड्स वगैरह डोल आउट करने होते हैं, क्योंकि जिस तरह मुख्तलिफ मुतअद्दिद डिसीजंस है सुप्रीम कोर्ट की कि मिनिस्ट्री को चलाता सेक्रेटरी है, इट इज़ डन अंडर द सिग्नेचर्स ऑफ द सेक्रेटरी। तो अगर वो तो फिर सेक्रेटरी पकड़ा जाए और फिर वो कहे, जिस तरह मैं आपको मोटरवे के केस में बताया था कि इधर भी यही हुआ था कि सेक्रेटरी ने कहा जी मैं तो किया, मैंने प्रेशर मुझे उस वक्त के मिनिस्टर का था, तो वो होता है। ठीक है, मतलब मैं वाइंड अप करना होगा, मुझे टाइम इख्तिताम आ जा